मवाल क्षेत्र में छत्रपति शिवाजी महाराज के बढ़ते वर्चस्व के कारण बीजापुर की आदिलशाही सल्तनत चिंता में पड़ गई और तब उसने अपने सबसे सफलतम सैन्य नायक अफजल खान को छत्रपति शिवाजी महाराज को रोकने के लिए भेजा। लेकिन प्रतापगढ़ में हुए इस युद्ध में एक तरफ जहां एक बड़ा षड्यंत्र रचा गया जिसमें दोनों ही पक्षों ने भाग लिया, अफजल खान और छत्रपति शिवाजी दोनों ने अपना अपना दांव चला। लेकिन जहां एक तरफ भाग्य की लकीरों ने छत्रपति शिवाजी महाराज का साथ दिया, वहीं दूसरी तरफ अफजल खान के जीवन का सूर्य 10 नवंबर 1659 को अस्त हो गया। अब बीजापुर सल्तनत के पास दो चुनौतियां थी। एक तरफ जहां उत्तर से मुगल दक्षिण पर आक्रमण कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ इधर छत्रपति शिवाजी महाराज का उदय हो रहा था और ऐसे में आदिलशाही सेना और बीजापुर की जो रियासत थी वो ये अच्छी तरह से समझ गई थी कि छत्रपति शिवाजी महाराज को रोकना बहुत ही आवश्यक है। बीजापुर सल्तनत को फैसला करना था और तब उसने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया। बताएंगे आपको उस निर्णय के बारे में, लेकिन आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक जरूर कीजिएगा। बचे कुछ सैनिकों को रुस्तम जमान के नेतृत्व में इकट्ठा किया गया और उसे छत्रपति शिवाजी महाराज को रोकने के लिए भेज दिया गया। ये एक बड़ी सैन्य टुकड़ी थी जो कि छत्रपति शिवाजी महाराज को रोकने के लिए बीजापुर से निकल पड़ी थी। पन्हाला से कुछ दूर आज के कोल्हापुर में एक युद्ध हुआ जो कि रुस्तम जमान और छत्रपति शिवाजी महाराज के बीच में लड़ा गया। छत्रपति शिवाजी महाराज जहां एक तरफ हिंदवी स्वराज का झंडा बुलंद किए हुए बीजापुर सल्तनत की नाक में दम किए हुए थे, वहीं दूसरी तरफ जो मुगल सल्तनत थी वो बीजापुर पर कब्जा करना चाहती थी। मुगल सल्तनत सर्दियों तक रुकी हुई थी क्योंकि सर्दियों के मौसम में दक्षिण के पहाड़ों को पार करते हुए बीजापुर पर हमला करना आसान नहीं था। लेकिन दूसरी तरफ जैसे ही सर्दियां खत्म होती उसके बाद बसंत ऋतु आता और उसके बाद गर्मियों का मौसम, और तब मुगल सेना आराम से बीजापुर की तरफ रवाना हो जाती और बीजापुर सल्तनत पर आक्रमण करती। लेकिन उससे पहले बीजापुर सल्तनत के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज को रोकना बहुत ही आवश्यक हो चला था। वहीं दूसरी तरफ सिद्दी जो कि जंजीरा के थे, जो कि अफजल खान के साथ छत्रपति शिवाजी महाराज के विरुद्ध प्रतापगढ़ में लड़ने के लिए तैयार हो चुके थे, वो अब छत्रपति शिवाजी महाराज की तरफ मिल गए थे। उन्होंने देखा कि कोंकण क्षेत्र पर छत्रपति शिवाजी महाराज का वर्चस्व बढ़ने लगा है और ऐसे में भलाई यही होगी कि वो छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ मिल जाए। वहीं धीरे धीरे छत्रपति शिवाजी महाराज अपने राज्य का विस्तार करते जा रहे थे। अफजल खान की मृत्यु के पश्चात लगभग 200 किलोमीटर के आसपास का जो क्षेत्र था वो छत्रपति शिवाजी महाराज के अधिकार क्षेत्र में आ गया था और इसमें लगभग 23 किले उनके अधिकार क्षेत्र में आए थे। इनमें वसोता का किला भी एक प्रमुख किला था। इसके अलावा छत्रपति शिवाजी महाराज अब तेजी से बीजापुर सल्तनत की तरफ आगे बढ़ चुके थे और इसमें उन्होंने सबसे महत्वपूर्ण कदम उठाया पन्हाला के दुर्ग पर अधिकार कर। पन्हाला के दुर्ग पर अधिकार करने के बाद अब पहाड़ों का रास्ता खुल चुका था। पहाड़ों से होते हुए बीजापुर की तरफ जाना आसान हो चला था और इसीलिए रुस्तम जमान छत्रपति शिवाजी महाराज को रोकना चाहता था। उसने ये देखा कि पन्हाला का जो दुर्ग था इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है जो कि आगे के मार्गों को खोल रहा है। तो ऐसे में पन्हाला के दुर्ग पर अधिकार करने के बाद आदिलशाही सल्तनत की सेना धीरे धीरे छत्रपति शिवाजी महाराज को वापस ढकेल सकती थी। एक बड़ा युद्ध हुआ जिसमें छत्रपति शिवाजी महाराज की तरफ से 3500 सैनिक लड़े, जबकि आदिलशाही सल्तनत की सेना की तरफ से लगभग 10,000 के आसपास की सेना युद्ध में शामिल हुई। आदिलशाही सल्तनत की इस सेना में लगभग 20 के आसपास हाथी और इसके अलावा 4000 के आसपास घुड़सवार सैनिक थे और साथ ही बंदूकधारी सैनिक थे जो कि दूर से मराठा सैनिकों पर वार कर सकते थे। बाबर ने जब भारत पर आक्रमण किया था तब उसने अराबा और तलगुमा का इस्तेमाल किया था। ये वो सैन्य तकनीकें थी जिसकी वजह से बाबर ने इब्राहिम लोदी की 1,25,000 की सेना को हरा दिया था। इसके अलावा उसने राणा सांगा के भी लगभग 1 लाख के आसपास की सेना को हरा दिया था और इन दोनों को छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने तरीके से इस युद्ध में इस्तेमाल किया और यही कारण था कि 3,500 मराठा सैनिकों को लेकर छत्रपति शिवाजी महाराज 10,000 की आदिलशाही सल्तनत की सेना पर भारी पड़ गए।
हालांकि इन सब में छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ उनके नए और उन्नत हथियारों का भी महत्वपूर्ण योगदान था। इन उन्नत हथियारों में दंडपट्टा एक प्रमुख हथियार था। उसका कारण यह था कि दंडपट्टा दिखने में तो तलवार की तरह होता था, लेकिन वो तलवार से लंबा होता था और उसकी पकड़ भी काफी बढ़िया होती थी। उसको चलाने वाला उसको अच्छी तरह से पकड़ सकता था और इसमें छत्रपति शिवाजी महाराज को और बाजी प्रभु देशपांडे को महारत हासिल थी। उन्होंने अपने पूरी सेना को इसके लिए तैयार किया था और छत्रपति शिवाजी महाराज दंडपट्टा को चलाने में माहिर थे। इसके अलावा कई मराठा सैनिक थे जो कि इनको चलाने में माहिर थे। दंडपट्टा के साथ साथ कुछ और हथियार भी थे जो कि कम दूरी से भी वार कर सकते थे, लेकिन दंडपट्टा का एक अलग महत्व था क्योंकि ये हवा में लहराते हुए भी चल सकती थी। रुस्तम जमान ने छत्रपति शिवाजी महाराज को हराने के लिए अपनी पूरी रणनीति तैयार कर ली थी। उसने खुद को और खुद के दस्ते को केंद्र में रखा था। दूसरी तरफ उसने फजल खान के सैन्य दस्ते को बाईं तरफ रखा और मलिक इतबार के सैन्य दस्ते को दाईं तरफ रखा। पीछे की तरफ उसने फतेह खान और मुल्ला यहा के दस्ते को रखा जो कि जरूरत पड़ने पर पीछे से सेना भेजकर मदद कर सकती थी। वहीं दूसरी तरफ छत्रपति शिवाजी महाराज ने कुछ अलग चाल चली। उन्होंने खुद को मध्य में रखा, सामने नेताजी पालकर को रखा, बाईं तरफ उन्होंने सिद्दी हिलाल और जाधव राव को रखा, जबकि दाईं तरफ उन्होंने इंगले को रखा और वाघ के साथ साधुजी पवार भी साथ में थे। छत्रपति शिवाजी महाराज के पास लगभग 3500 के आसपास सैनिक थे, लेकिन इन सैनिकों में वो घुड़सवार सैनिक भी शामिल थे जो कि दंडपट्टे का इस्तेमाल करना जानते थे। इसके अलावा ये सैनिक भाले का इस्तेमाल बखूबी कर लेते थे, जिसकी वजह से ये दूर से ही किसी भी दुश्मन को, किसी भी सैनिक को मार सकने की क्षमता रखते थे। रुस्तम जमान ने युद्ध के मैदान में हाथियों को सबसे आगे किया और उसके पीछे उसने घुड़सवार सैनिक और फिर बंदूकधारी सैनिक रखे और इस तरह से उसने पूरे युद्ध के मैदान को सजा दिया। वहीं दूसरी तरफ छत्रपति शिवाजी महाराज इस बात से भलीभांति परिचित थे कि अगर हाथियों का सही इस्तेमाल किया जाए, हाथियों को उन्हीं के सेना के खिलाफ अगर इस्तेमाल कर लिया जाए तो हमारी काफी मदद हो सकती है। और उन्होंने बंदूकों से फायर खुलवा दिया। बंदूकों से जैसे ही फायर खोला, बंदूकों से जैसे ही धमाके होने शुरू हुए, वैसे ही हाथी बिदक गए और वो रुस्तम जमान की सेना की तरफ ही पलटकर वार करने लगे, उनके सैनिकों पर चढ़ने लगे और ऐसे में सैनिकों में आपाधापी मचने लगी। चूंकि युद्ध शुरू हो चुका था, इसीलिए रुस्तम जमान ने अपने सैन्य दस्ते को आगे बढ़ाया और इसी के साथ उसने अपने बाईं तरफ के जो सैन्य दस्ते का जो सेना नायक है फजल खान, उसको भी कहा कि अपने सैन्य दस्ते को लेकर वो छत्रपति शिवाजी महाराज की सेना की तरफ बढ़े, क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज की सेना कम संख्या में है और इसीलिए अगर बाईं और दाईं तरफ से और साथ में केंद्र से हमला होगा तो छत्रपति शिवाजी महाराज की सेना जल्द ही बिखर जाएगी। और रुस्तम जमान ने यही किया। जो मराठा सैनिक थे उनका मनोबल बढ़ा हुआ था। छत्रपति शिवाजी महाराज के युद्ध में होने की वजह से उन्हें ये एहसास था कि वो युद्ध आसानी से जीत जाएंगे और छत्रपति शिवाजी महाराज ने नेताजी पालकर को आगे किया। नेताजी पालकर के साथ ही उन्होंने बाईं तरफ से सिद्दी हलाल और जाधव राव को भी आगे बढ़ने को कहा। दाहिनी तरफ से छत्रपति शिवाजी महाराज ने इंगले और साधुजी पवार को आगे किया। वहीं पीछे की तरफ उन्होंने कुछ सैनिकों को छोड़ रखा था जो कि जरूरत पड़ने पर युद्ध के मैदान में लड़ने आते और जो सैनिक है उनका मनोबल फिर बढ़ जाता। तलुगमा एक ऐसी तकनीक थी जिसके तहत अगर एक बड़ी सेना या फिर एक बड़ा सैन्य दस्ता है तो उसके आसपास एक सैनिकों का घेरा बना दिया जाता था, एक छोटे सैनिकों का घेरा। कुछ सैनिक जो कि अपने तलवार, अपने हथियार के साथ में उस सेना पर हमला करते थे, उस सैन्य दस्ते पर हमला करते थे और ये हमला वो घेर कर करते थे। वो आगे से पीछे की तरफ जाते हुए, फिर पीछे से आगे की तरफ आते हुए, वो घूमते हुए उस सैन्य दस्ते के पूरे चक्कर लगाते हुए उस पर तीर से, तलवार से, इसके अलावा उनके पास जो भी युद्ध लड़ने के लिए जो भी हथियार थे उनसे उन पर हमला करते थे। और इससे जो सैन्य दस्ता जिसको उन्होंने घेर रखा था उसके लिए ये समझना मुश्किल हो जाता था कि बचकर निकले तो निकले कहां।
और ऐसे ही कर कम संख्या बल में होने के बावजूद मराठा सैनिकों ने पूरे के पूरे युद्ध के मैदान में कहर ढा दिया। दोपहर होते होते आदिल शाही सेना के पैर उखड़ गए, उनके कई सैनिक और कई सैन्य नायक मारे गए। इसके अलावा उनकी जो सबसे बड़ी हार हुई वो ये कि रुस्तम जमान दोपहर होते होते युद्ध के मैदान को छोड़कर भाग चुका था। इस युद्ध में जहां एक तरफ छत्रपति शिवाजी महाराज को जीत मिली थी, वहीं दूसरी तरफ इस युद्ध में आदिल शाही सल्तनत की बची खुची सेना का जो मनोबल है वो भी टूट चुका था। वहीं दूसरी तरफ छत्रपति शिवाजी महाराज के पास इस युद्ध के पश्चात लगभग 15 से 20 हाथी आ चुके थे। वहीं दूसरी तरफ 2000 के आसपास जो घोड़े हैं वो मराठा सैनिकों के हाथ लग चुके थे और इससे मराठा सैनिकों की क्षमता में वृद्धि हुई। इस युद्ध में आदिल शाही सल्तनत के लगभग 4000 से 5000 सैनिक मारे गए थे। वहीं दूसरी तरफ लगभग 1000 के आसपास मराठा सैनिक मारे गए थे या तो घायल हुए थे। इस युद्ध का अंजाम यह हुआ कि इस युद्ध के पश्चात पन्हाला और उसके आसपास के कई दुर्ग छत्रपति शिवाजी महाराज के अधिकार क्षेत्र में आ गए थे और अब बीजापुर तक जाने के लिए रास्ता खुल चुका था। बीजापुर पर जाकर आक्रमण करने के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज अपने सैनिकों को तैयार करने लगे। उनके राज्य का विस्तार हो चुका था और जो क्षेत्रीय शक्तियां थी मराठा के अलावा जो छोटे छोटे जागीरदार, जो छोटे छोटे जो शासक थे, वो अब मराठा शक्ति को सम्मान देने लगे थे। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिएगा। इसके अलावा अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और कमेंट कर हमें बताइए कि हम इसे और कैसे सुधार सकते हैं। इसके अलावा आप हमें गूगल पे और फोन पे से मदद कर सकते हैं, क्योंकि इन वीडियो को बनाने में हमारा काफी समय और साधन जाता है। तो ऐसे में आप हमें गूगल पे और फोन पे से मदद कर सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पर है। धन्यवाद। नमस्कार।